हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउसवाइफ का पार्ट 51। पिछले पार्ट में हमने सुना था कुछ लोग जानकर रेप करने वाले थे, मगर उनके बॉस को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ वेनन और संज्ञान, हुसुक और इक्सुन के बीच में उन लोगों का प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो गया था। अब आगे की स्टोरी। डायलन इप्पो को उसके घर पर छोड़ने के बाद वो फास्टली घर पर जाने लगता है। वो बस रेकलेसली गाड़ी चला रहा था, बस यही प्रे कर रहा था कि चैन घर पर हो। उसे पता था उसने जो भी किया वो सब कुछ गलत था। उसे चैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो कहाँ से शुरुआत करेगा? वो किस तरह उसे अपोलॉजी करेगा? वो किस तरह उसे फेस कर सकता है? उसे तो अपने आप से ही शर्म आ रहा था कि वो चैन के साथ इस तरह कैसे ट्रीट कर सकता है। क्या वो उसे माफ़ करेगा? आई एम सॉरी डैड, चैन मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझ कहीं पर भी मत जाना। डायलन साइलेंटली रो रहा था। जैसे ही वो घर पर पहुंचता है, वो चैन को देखकर वो सहाय करके रिलीफ फील करता है। चैन जो अपने आप को कॉलिंग करते हुए बेड पर सोया हुआ था और कोल्ड की वजह से शिवरिंग कर रहा था। डायलन तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो उसके पास जाते हुए कहता है, चैन क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? चैन जो सुबह से ही रो रहा था, वो उस पर करते हुए कहता है, गा अब वापस आ गए, अब अभी भी मुझसे नाराज है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता था कि चैन यहाँ से चला जाए। मैं बस जेलस था। आप उस तरह उसे प्यार कर रहे थे। मैं बस फ्रस्ट्रेशन में था, इसीलिए ये सब कुछ कह दिया। आई एम सॉरी गा। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं अपना फेस दोबारा कभी भी नहीं दिखाऊंगा। मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। वह आगे कुछ कहे, डायलन उसके बात को काटते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ इस तरह ब्रेकअप नहीं कर सकते बेबी। आई स्वेयर, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पूरे दिल से। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं तुम्हें अपना प्यार शो करना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो। तुम मेरी लाइफ हो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बस सेकंड चांस दे दो। चैन तो ये बात सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। ये कैसे मिरेकल हो सकता है? वो टाइलन की तरफ देखने लगता है, जिसके फेस में स्माइल था और आंखों में आंसू। वो बस अपने आप पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। चैन कहता है, गा मुझे लगता है आप ड्रंक है। प्लीज़ मेरे हार्ट के साथ इस तरह खेलना बंद कीजिए। मैं थर्ड व्हील बनना नहीं चाहता। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं आपको फ्री कर दूँ। आप जान से प्यार कर सकते हैं। अब मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डायलन अपने घुटनों पर आ जाता है। वो चैन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस तरह प्रूव करूं? तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दे दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ चैन। चैन तो पहले से ही टाइलन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो ये बात सुनकर बड़ी जोर से रोने लगता है। वो अपने सर को हिलाते हुए मना करने लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में डायलन ने उसे ब्रेकअप कर लिया था और चैन का फेस दोबारा नहीं देखना चाहता था। ये सुनकर चैन पूरी तरह टूट गया था, तो उसने अपनी मदर से रिक्वेस्ट करके अपने अंकल के घर शंघाई जाने के लिए वो कह दिया था, जो बेजिंग से बहुत ज़्यादा दूर है। वो कभी भी डायलन को दोबारा नहीं देख सकेगा। मगर अब उसका प्यार उसे प्रपोज कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है। वो ना भी कैसे कर सकता है, जबकि वो टाइलन को इतना ज़्यादा प्यार करता है। वो नोट करते हुए हाँ कह देता है, आई लव यू का, मैं आपकी वाइफ बनने के लिए रेडी हूँ। टाइलन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो चैन को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच चैन, तुम इस बात पर कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। चैन आई लव यू ये कहकर उसके लिप पर किस करने लगता है और उसे गोदी में उठाते हुए बेड पर लेट जाता है और बेड पर लेटाते हुए उसे परमिशन मांगने लगता है कि वो आगे बढ़ सके।
चैन के फेस में तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो अपने सर को हिलाते हुए नोट करता है। डायलन जैसे ही परमिशन मिल जाता है तो वो उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। चैन जो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक था, वो 4 राउंड में ही बहुत ज़्यादा पास आउट हो जाता है। डायलन अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है उसे पता नहीं था कि वो बेड पर इतना ज़्यादा बेस्ट है। चैन जो ये सारी बातें सुनकर वो ब्लश कर रहा था। डायलन अब बाथरूम में जाकर क्लीन होने के बाद वो चैन को भी क्लीन अप करता है और उसे कर्डल करते हुए बेड पर लेटते हुए जान के बारे में सोचने लगता है। जान, तुम कहाँ पर हो? तुम जहाँ भी हो सेफ रहना। जल्दी घर वापस आ जाओ। ईपो के लिए मैंने तुम्हारी पहली विश पूरी कर दी। मैं चैन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ तुम भी वापस आ जाओ, नहीं तो ईपो मर जाएगा। दूसरी तरफ वांग मेंशन में यांगजी, मिसेस सुसेन, मिस्टर वांग सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। यांगजी मिसेस सुसेन की तरफ देखते हुए कहते हैं ये सब इसकी गलती है। इसी के वजह से मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड अच्छे डिसीजन से कहाँ चला गया है। वो इडियट भी इस तरह कैसे कर सकता है? इतने सारे गेस्ट, पेरेंट्स, सारे रिलेटिव के सामने मुझे इस तरह असेम फील करवा के वो कहाँ जा सकता है? क्या वो जान के पास चला गया? रात के 2 बज चुके थे, अभी तक भी वो नहीं आया था। मिसेस सुसेन तो कुछ लोगों को डायलन के घर भेजे थे चेक करने के लिए। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अगर शाहजहान कहाँ मिले तो उसे मार डाले और ईबो को यहाँ पर लेकर आए, मगर उन लोगों को उन दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। यांगजी मन में सोचता है वो कहाँ पर है? वो लोग चांद को नहीं ढूंढ पाए। मैं तो बस ये शादी उस चांद के लिए ही किया था। मैं बस इसे ही दिखाना चाहता था कि अब ईबो उसका है और वो चांद को इंसल्ट करना चाहता था। चांद के साथ तो वो बस टॉर्चर करना चाहता था और उसे हमेशा बुली करना चाहता था, मगर अब वो नहीं है। यहाँ पर उसे कोई भी मज़ा नहीं आने वाला है। यांगजी का तो सारा एक्सप्रेशन यहीं पर ही ख़त्म हो गया था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ था कि जान उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। उसके साथ वो रिवेंज नहीं ले पाएगा। मिसेस सुसेन अपने सारे कार्ड्स को गालियाँ दे रहे थे। मिस्टर वांग पूरी तरह पैनिक करने लगे थे कि उनका बेटा कहाँ पर है, वो कहाँ गया, और फिर जान भी उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। वो अपने वाइफ पर डांटते हुए कहते हैं सुसेन ये सब तुम्हारे वजह से। मैंने तुम्हें पहले से ही वार्निंग दिया था, मगर तुमने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। अब देखो तुमने क्या कर दिया। बस यही प्रे करो हमारे बेटे को कुछ भी ना हो, वो सेफली घर वापस आ जाए। और यांगजी ये सब तुम्हारे वजह से। तुम्हें ये पता नहीं चला कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ चला गया? तुम्हें अपने आप से असम फील नहीं हो रहा है? मिसेस हुसैन अपने हस्बैंड पर डांटते हुए कहते वांगिन आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमारे डॉटर इन लॉ को इस तरह गाली कैसे दे सकते हैं? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा है जो कहीं पर खो गया है। वो उस बीच के पास गया है, उस बास्टर्ड के बेटे के पास। उस इडियट को वो आगे कुछ कहे। मिस्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं सुसेन बहुत हो गया। अब तुम जान के बारे में एक भी इंसल्ट नहीं करोगे। मुझे पहले से ही उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। मैंने सुना था तुमने लोगों को उसे मारने के लिए कहा था, मगर उन्हें शाहजहान कहीं पर भी नहीं मिला। वो कहीं गायब हो गया है, उसे कुछ हो गया है। ये सब तुम्हारे वजह से। तुम्हें एक बार भी उस पर दया नहीं आ रहा है। उस लड़के ने तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ है, वो तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें उस पर दया नहीं आ रहा है। सुजन चिल्लाते हुए कहते हैं दया? फिर उस पर, उस बीच पर कभी नहीं। वो उस इविल है। वो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं मर गया? वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग सी है। एंजी इसमें करते हुए इन लॉज की फाइटिंग को बस एंजॉय कर रहा था। अब मिस्टर वांग मिसेस सुसन पर चिल्लाते हुए कहते हैं और एक बात भी नहीं, मैं जान के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा या फिर उसके पेरेंट्स के बारे में। मुझे पता नहीं था तुम इस तरह होगे। तुम मेरे पेशेंस की ट्राई मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मिसेस सुसन तो थोड़ा सा डर जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के इस रूप को उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था।
मिसेस सुसन डरते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि उसी समय कार की आवाज़ सुनाई देता है और ईपू की चिल्लाने की आवाज़, जो चिल्लाते हुए कार्स को कह रहा था, मुझे जाने दो यू बास्टर्ड, मेरे पास दोनों पैर है जो मैं चल सकता हूँ। वो बस ड्रंक हालत में बस पागलपंती कर रहा था और सारे कार्स को डांटते हुए अंदर आ जाता है और अपने फैमिली को सामने देखकर हंसते हुए कहता है, घर, मैं फकिंग घर में आ गया। और वो करते हुए कहता है, रोज, हेलो रोजलेस ब्रदर और रोस्ट मदर, ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया, मेरा स्लट वाइफ, तुम सब कैसे हो, तुमने मुझे मिस किया, मैं घर पर आ गया, हेल में आ गया, वेलकम मी। ये कहकर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो वहीं पर ही वॉमिटिंग करने लगता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाने लगता है। मिसेस सुसन तो डांटते हुए कहते हैं, उसे क्या हो गया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह ड्रंक हालत में घर आने के लिए, जो चल भी नहीं पा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो एक यूजलेस बॉय है। मिस्टर वांग हंसते हुए कहते हैं, देखो तुमने अपने बेटे के साथ क्या किया है, ये सब तुम्हारे डिसीजन के वजह से। मिसेस सुसन कहते हैं, क्या मेरी वजह से, तुम चाहते हो मैं उसकी शादी एक मेड के बेटे से कर दूँ, उस हाउस बॉय से। मिस्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं, वो हाउस बॉय हमारा बेटा है, एक ह्यूमन बीइंग है। वो लड़का, वो तुम्हारा फेवरेट मेड आना का बेटा है। क्या तुम भूल गए हो, वो आखिरी सांस तक तुम्हें सर्व करता था। वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल और हम्बल था। उसकी गलती क्या था, वो बस मेरे ड्राइवर से शादी किया था। उसी दिन से तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, मगर फिर भी हमेशा उसे तुम्हारे लिए लॉयल ही रहा। मगर तुमने क्या किया और तुम उसे भूल गए हो और अपने बेटे को भी। इस बारे में ज़रूर एक बार सोचना। गुड नाइट, ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। मिसेस हुसैन इस बारे में सोचते हुए थोड़ा सा स्पीचलेस हो जाते हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर वांग ईपो के पास जाकर उसका हेल्प करना चाहते थे, मगर ईपो उनके हेल्प को मना करते हुए कहते हैं, मुझे जाने दो, यू ओल्ड बास्टर्ड, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो? निकल जाओ, तुम अपने वाइफ के पास चले जाओ, उस स्टूपिड वाइफ जिसके पास कोई दिमाग नहीं है। अगर तुम मेरा कोई भी हेल्प करना चाहते हो तो फिर जाओ, मेरा जान जान को ढूंढ के लाओ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये कहकर वो रोने लगता है और अपने रूम में जाकर डोर को लॉक करते हुए बड़े जोर से रोने लगता है। मिस्टर वांग भी रोते हुए अपने बेटे को बुलाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उससे ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा और तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मिसेस हुसैन ये बात सुनकर अपने मन में कहते हैं, नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। उस बीच को कभी भी मैं अपने घर में नहीं लाने दूंगा, उस पास्टर को कभी भी नहीं, चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए। गॉड मुझे माफ़ करे या नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। वो तो गुस्से से अपने दांतों को ग्रेट करने लगते हैं। यांग जी उनके सामने आकर कहते हैं, मदर आप क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ क्लीन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल स्मेल आ रहा है। मिसेस हुसैन कहते हैं, यांग जी मेरी बात सुनो, तुम जाकर अपने हस्बैंड का केयर करो और उसके साथ सो जाओ, वो बहुत ज़्यादा यूजलेस है। तुम एक बार बस प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ईपो को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हें छूने नहीं देगा। तुम जाकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। यांग जी भी एक गुड गर्ल की तरह वहाँ से चली जाती है। मिसेस हुसैन रोते हुए कहते हैं, क्या मुझे गिल्टी होना चाहिए, मैंने क्या जान को निकाल कर कोई गलती की है? क्या मेरा प्यार मुझसे नाराज़ होगा? मगर उसने मेरे साथ गलत किया था। जान, क्या तुम सच्ची में यहाँ से चले गए, तुम कहाँ पर हो? ये कहकर वो बिटरली रोने लगते हैं। उसी समय यांग जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो अपने बेटे के रूम की तरफ दौड़ के जाने लगते हैं। अब हमें कुछ देर पहले का बात दिखाया जाता है, जब यांग जी ओबिडेंट की तरह
अपनी मदर इन लॉ की बात मानकर अपने हस्बैंड के रूम में जाता है। वह देखता है ईपो जो फ्लोर पर लेटा हुआ था। वो डेविल से स्मेक करते हुए ईपो के पास जाकर कहता है, बेबी चलो हमारे बेड पे, तुम अब मेरे हस्बैंड हो और अपनी परफॉर्मेंस करो, मैं तुम्हारा हूँ, कोई स्लॉट नहीं। यांग जी की बातें सुनकर ईपो उसे गुस्से से देखने लगता है और उसके नेक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने के लिए तुम मेरी वाइफ हो? कौन तुम्हारा हस्बैंड? मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि उस शादी के वक्त ही मैंने ये कह दिया था कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता। तुमने मेरी मदर से की है, मुझसे नहीं। यहाँ से निकल जाओ, ये कहकर उसे पुश कर देता है। यांग जी गुस्से से और जेलस से वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और मन में कहता है, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो, ऐसा कोई भी नहीं जो तुम मुझे दूर कर सके। बस एक बार तुम्हारे बेबी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, इसके बाद तुम्हारी फैमिली की सारी वेल्थ बस मेरे हाथ में हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम चाहे जितने बार मुझे पुश कर सको। ये सोचते हुए वो फिर से ईपो के पास जाता है। ईपो जो खड़े होते हुए बेड के पास जाने ही वाला था कि यांग जी उसे पीछे से गले लगा लेता है। ईपो गुस्से से उसके गले को पकड़कर दीवार पर पिन करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी डिस्कस्टिंग फेस देखना नहीं चाहता। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम कोई जान नहीं हो। मेरे दिल पर यहाँ तक मेरी बॉडी पर भी बस मेरा जान का हक है और किसी का नहीं। यांग जी चिल्लाते हुए सबको बुलाने लगता है। मिसेस हुसैन ईपो को जोर से स्लाप मारते हैं तो ईपो दूसरे हाथ से अपने मदर के नेक को पकड़ते हुए कहते हैं, इस पीस को लेकर मेरे रूम से निकल जाओ, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे। मेरे रूम से निकल जाओ। मिसेस हुसैन कब करने लगते हैं तो ईपो उन दोनों को वहाँ से छोड़कर चांद के रूम में चला जाता है और वो उसके पिल्लों को पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगते हैं। मिसेस हुसैन तो अब यांग जी पर डांटने लगते हैं कि तुम एक ड्रंक मैन को सेड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को शर्म आना चाहिए। तुम अपनी वाइफ की ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं पा रहे हो, अपने हस्बैंड के पास नहीं सो पा रहे हो, मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। इस बारे में सोचना शुरू कर दो, किस तरह तुम अपने हस्बैंड को मनाओगे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। यांग जी अपने दांतों को ग्रेट करते हुए गुस्से से कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे यूजलेस बेटा और ये एंटायर फैमिली सब यूजलेस हो, वर्थलेस हो। तुम लोगों को क्या लगता है मैं शादी करके खुश हूँ? मैं बस उस शाहजहां के लिए करना चाहता था, उससे bully करना चाहता था। तुम सबने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया है। मैं कोई शाहजहां नहीं हूँ जो तुम्हारे इस तरह ऑर्डर मानते रहो। मैं मांडी यांग जी हूँ, मैं अपनी कैपेबिलिटी एक दिन जरूर दिखाऊंगी।